अभी मैं कमरे का जायजा ले ही रहा था कि कमरे में 4 आदमी आगे पीछे दाखिल हुए। वीनू और इसके दोनों साथी जानी और रिचर्ड मेरे लिए अब अजनबी नहीं रहे थे। चौथा शख्स मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। वो चौड़े मुंह और मजबूत जिस्म का दराज कद शख्स था। मूंछें इतनी घनी थी कि होंठ तकरीबन छुप गए थे। इसकी रंगत सुर्ख सफ़ेद थी मगर आंखें स्याह थी, जिससे वो किसी एशियाई मुल्क का बाशिंदा लग रहा था। वो मेरे ऊपर झुककर टूटी फूटी इंग्लिश में बोला, वेल अब हम लोगों का ज़्यादा वक्त बर्बाद मत करो। वक्त तो मेरा बर्बाद हो रहा है अंकल। मैंने यूं ही से जवाब दिया जैसे मैं अपनी बेडरूम में लेटा हूँ। मूंछों वाला मेरा मुलाकाती हो। मेरे जवाब से इसका चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हो गया। गजबनाक लहजे में बोला, तू शायद मुझे जानता नहीं। मेरे नाम की दहशत ही से आम आदमी बेहोश हो जाते हैं। हिसाब के मास्टर की दहशत से बचपन में भागता तो मैं था, लेकिन स्कूल से। इमरान, वो चीख कर बोला। इमरान मास्टर साहब। मैंने इसकी तस्हीह की। इसका मकतल नुमा घोंसा बुलंद हुआ और मेरे जबड़े पर हथौड़े की तरह पड़ा। हथौड़े की ज़रब से मैं चकरा कर रह गया। एक मरतबा मेरे होंठों से खून बहने लगा। मुझे भी अचानक गुस्सा आ गया। मैं जहरीले लहजे में बोला, बंधे हुए शेर को तो आवारा कुत्ते भी शिकार कर सकते हैं बास्टर्ड। तू इतना ही बड़ा है तो मेरे हाथ खोल दे। वो हंसकर बोला, मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। ये रेसलिंग का मुकाबला नहीं है कि इसके कुछ रूल्स और भी हैं। तुझसे जो कुछ पूछा जाए इसका सही जवाब दे। पूछो क्या पूछते हो। मैंने बेजारी का मुजाहिरा किया। अला बख्श के कागजात, नकद रकम और हीरे कहाँ हैं? कह तो चुका हूँ कि वो चीज़ें मेरे पास नहीं है, मैंने जवाब दिया। इसने मुझे कहर आलूर नज़रों से घूरा और फिर जानी की तरफ मुड़ गया। इसकी ज़ुबान खुलवाओ जानी। इसके लहजे में चिल्लाहट थी, वरना तुम सब की ज़ुबानें बंद कर दूंगा। ओके सर, इसने मुस्तैदी से जवाब दिया। फिर मेरी तरफ यूं देखा जैसे कह रहा हो, इसकी तो ऐसे की तैसी। मूंछों वाला पैर पटकता हुआ कमरे से निकल गया। जानी ने अपनी आदमियों से कहा कि इसे स्ट्रेचर से उठाकर कुर्सी पर बिठा दो। दोनों आदमी आगे बढ़े और उन्होंने घसीट कर मुझे उठा लिया। फिर उन्होंने जानबूझकर मुझे छोड़ दिया। मैं धड़ाम से नीचे गिरा, मगर कारपेट की वजह से मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई। वो दोनों पागलों की तरह हंसने लगे। इनमें से एक ने दीवार के साथ रखी हुई कुर्सियों में से एक कुर्सी घसीट कर कमरे के वस्त में कर दी और मुझे उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया। इन जलीलों ने मुझे इतनी सख्ती से जकड़ा था कि पतली सी रेशमी डोरी मेरे गोश्त में घुसी जा रही थी। मेरे पैर भी बुरी तरह जकड़े हुए थे और हाथ भी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाऊँ। मैं कुर्सी पर बैठ चुका तो जानी मुख्तलिफ तरीके से वही सवाल करता रहा। मेरे इनकार पर वह बरहम हो गया। इसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और लाइटर निकाला। एक सिगरेट सुलगाई और मेरे बिल्कुल करीब आ गया। फिर इसने अचानक जलती हुई सिगरेट मेरी गर्दन पर मसल दी। मैं कुसमुसाकर रह गया और बामुश्किल हलक से निकलने वाली चीख पर काबू पाया। बताओ कागजात कहाँ हैं? इसने बिफर कर पूछा और एक मरतबा फिर सिगरेट सुलगा ली। मेरे इनकार पर इसने इस मरतबा भी मेरी गर्दन को निशाना बनाया। इस मरतबा मैं अपनी चीख पर काबू न पा सका और बेख्तियार चीख उठा। फिर इसने कई दफ़ा ये अमल दोहराया। फिर मैं दांत पर दांत जमाए अजियत बर्दाश्त करता रहा। बता दे हरामजादे, वो भुन्ना कर बोला। विरसा अख्तर तुम्हारे जिस्म का रेशा रेशा अलहदा करा देगा कुत्तों से। शायद तुम नहीं जानते कि साईं अहमद बख्श को जुनून की हद तक कुत्ते पालने का शौक़ है। इसके पास ग्रे हाउंड, ब्लड हाउंड और जर्मन शेफर्ड जैसे खूनखार कुत्ते हैं। इसके पास भालू और बंदर भी हों तो मैं क्या कर सकता हूँ? शदीद तकलीफ़ के बावजूद मैं मुस्कुरा कर बोला, तुम लोगों को यकीन क्यों नहीं आता कि मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं है? अगर तुमने वो कागजात वहाँ से नहीं निकाले तो फिर ग्लोरिया का कोई आदमी ही इन्हें ले गया होगा। अचानक कमरे में रखा हुआ इंटरकॉम बज उठा। जानी ने रिसीवर उठा लिया। चंद लम्हे तक दूसरी तरफ की बात सुनता रहा। फिर ओके सर कहकर रिसीवर रख दिया और मुझसे बोला, अख्तर को फौरी तौर पर कहीं जाना है। वो मुझे 20 साल ले जाना चाहता है, इसलिए बकिया पूछगछ सुबह होगी। उम्मीद है कि सुबह तक तुम सच बोलने का फैसला कर लोगे। ये कहकर इसने अपने दोनों आदमियों को चलने का इशारा किया। जाने से पहले इन लोगों ने मुझे कुर्सी से उठाकर बेड पर डाल दिया और दरवाज़ा बाहर से लॉक करके चले गए। इनके जाने के बाद मैं फिर वहाँ से रिहाई के इम्कानात पर गौर करने लगा। सोच कर मेरा दिमाग शल हो गया, मगर कोई सूरत नज़र न आई। मैंने हाथ पैर हिलाकर रस्सी की बंदिशें ढीली करने की कोशिश की तो वो मज़ीद मेरी जिल्द में पवस्त हो गई। उन्होंने मुझे इतनी सख्ती से बांधा था कि मेरे हाथ और पैरों का दौरान खून भी रुक गया था और मेरे हाथ पाँव सुन्न हो रहे थे। थक हार कर मैंने सोने का फैसला कर लिया और बहुत मुश्किल से करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगा। नींद भी थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। रस्सी की बंदिश और जबड़े की तकलीफ़ इस वक्त मुझे कुछ ज़्यादा ही महसूस रही थी। तंग आकर मैंने आंखें खोल दी। अचानक मेरी नज़र बेड के साइड टेबल पर पड़ी। वहाँ जानी सिगरेट का पैकेट और लाइटर भूल गया था। कुछ सोच समझ कर मैंने इस तरह बल दिए थे कि मैं हाथ पहलुओं से निकाल नहीं सकता था। मेरी उंगलियां अलबत्ता आज़ाद थीं। मैं खिसकता हुआ साइड टेबल के नज़दीक हो गया। फिर बहुत मुश्किल से मैंने अपना चेहरा साइड टेबल पर टिका दिया। मैं दांतों से वो लाइटर उठाना चाहता था। एक एक इंच सिरक कर मैंने लाइटर को दांतों में पकड़ लिया। वो आम सा लाइटर था। ऐसे लाइटर पनवाड़ियों की दुकान पर आम मिलते हैं। मैंने इसे अपनी गोद में गिरा लिया। फिर जिस्म को झटका देकर अपने पहलू में लुढ़का दिया और दाएं हाथ में थाम लिया। मैंने लाइटर की लो से रस्सी जलाने का
फ़ैसला कर लिया। ये बहुत ख़तरनाक काम था, मगर इसके बगैर कोई चारा भी नहीं था। अहमद बख्श यूँ भी मेरी जान ले लेता, बकौल जानी कि वो मुझे इतनी अजियत पहुँचाता कि मैं खुद मौत की तमन्ना करने लगता। इसने खूनख्वार कुत्तों का हवाला दिया था कि वो चश्मे ज़दन में इंसान को बम्बोड़ कर रख देते हैं। इन कुत्तों की खूनख्वारी का तजर्बा मुझे भी था। मैंने अल्लाह का नाम लेकर लाइटर जलाया और इसकी लो रस्से की तरफ कर दी। मुझे अपनी कलाई की जिल्द झुलसने का एहसास हुआ। मैं दांत पर दांत जमाए तकलीफ़ बर्दाश्त करता रहा। कुछ ही देर में मेरी कलाई बुरी तरह झुलस गई, मगर जलती हुई रस्सी को देखकर मैं अपनी तकलीफ़ भूल गया। दूसरे ही लम्हे मुझे एहसास हुआ कि दाएं कलाई पर रस्सी की बंदिश ढीली पड़ गई है। मैंने लाइटर बुझा दिया और कलाई को झटका देकर रस्सी के बल निकालने लगा। अपने दाएं हाथ को आज़ाद देखकर मारे खुशी के मेरी आंखों में आंसू आ गए। रस्सी अभी तक सुलग रही थी और कई जगहों से मेरे कपड़े भी झुलस गए थे। मैंने फुर्ती से जिस्म के गिर्द लिपटी हुई रस्सी खोली तो मुझे लगा जैसे मैं बरसों के बाद आज़ाद हुआ हूँ। मैंने रस्सी गोला सा बनाकर इसे बेड के नीचे उछाल दिया। फिर कमरे में थोड़ी देर उछल कूद करके अपने हाथों और पैरों का दौरान खून दुरुस्त किया। कमरे के साथ ही अटैच बाथरूम था, वहाँ जाकर मैंने ठंडे पानी के छींटे मुंह पर मारे। खासी हद तक नॉर्मल हो गया। फिर मेरी नज़र वहाँ रखे टूथपेस्ट पर पड़ी तो मैंने पेस्ट निकाल कर इसे कलाई पर लगाया। इससे काफ़ी सुकून मिला। कमरे में वापस आया तो इस तरह चाकू चौबंद था। बांधने से पहले इन लोगों ने मेरे जूते उतारने की जहमत भी ना की थी। ये एक तरह से मेरे हक में अच्छा ही हुआ था। हर तरह से फ्रेश होकर मैं दोबारा बेड पर इसी अंदाज में जा लेटा। अब मुझे दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार था। वॉल क्लॉक इस वक्त सुबह के 4 बजा रही थी। मैं बेचैनी से किसी की आमद का इंतज़ार करने लगा। मेरा वो इंतज़ार खासा तवील था। सुबह के 7 बज चले थे। इस दौरान में मुझे 2 दफ़ा नींद के झोंके आए थे, मगर मैंने खुद को सोने से बाज रखा था। इस वक्त सोने का मतलब था दोबारा कैद, और मैं इस सूरत में दोबारा कैद होना नहीं चाहता था। नींद भगाने के लिए मैंने बाथरूम में जाकर कई दफ़ा मुँह धोया और काफ़ी देर तक कमरे में चहलकदमी की थी। ये ना करता तो मुमकिन है सो जाता। 7:30 बजे दरवाजे के लॉक में चाबी लगने की आवाज़ आई तो मैं आंखें मूंद कर लेट गया। मैंने आंखों की ज़रा सी झुर्री बनाकर देखा, आने वाला जानी था। इस मरतबा इसके साथ वीनू भी था। वो कमरे में दाखिल हुए तो अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब तो बस मैं दुआ कर सकता था कि फौरी तौर पर इनमें से किसी का ध्यान इस तरफ न जाए। पहले रस्सी मेरे पूरे जिस्म के गिर्द लिपटी हुई थी और वो वाज़े तौर पर दिखाई भी देती थी। मैंने जोश में आकर रस्सी को बेड के नीचे फेंक दिया था। मुझे चाहिए था कि दिखावे के लिए रस्सी को अपने जिस्म के गिर्द लपेट लेता, मगर अब तो हमाकत हो चुकी थी। जानी मेरे बिल्कुल करीब आ गया तो इसे एहसास हुआ कि रस्सी मेरे जिस्म के गिर्द नहीं है। इसके हलक से हैरत की दबी हुई आवाज़ निकली। इसने बेख्तियार वीनू से कहा, इसके हाथ पैर किसने खोल दिए? मैंने अचानक अपनी जगह से जकंद लगाई और इसकी गर्दन पैरों की कैंची में जकड़ता हुआ फर्श पर जा टिका। वीनू अभी सख्ते किसी कैफियत में था। मैंने हाथ बढ़ाकर इसकी गर्दन भी दबोच ली। जानी मेरे मजबूत पैरों की गिरफ्त में मछली की तरह मचल रहा था, मगर अब वो जीते जी मेरी गिरफ्त से नहीं छूट सकता था। वीनू ने चीखने के लिए मुंह खोला तो मैंने बायां हाथ इसके मुंह पर जमा कर दाएं हाथ से इसकी कनपटी पर वार किया। गैर इरादी तौर पर यह मेरा हाथ कुछ सख्त हो गया। वीनू की गर्दन एक तरफ ढलक गई। मुझे फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि इसकी मौत हो चुकी है। मैंने इसे आहिस्तगी से फर्श पर लिटाया। इस दौरान मैं जानी रहा होने की कोशिश में हाथ पांव चलाकर बेदम हो चुका था और वो गहरे गहरे सांस ले रहा था। मैंने वीनू से फारिग होकर इसकी गर्दन को अपने पैरों में ज़ोर से जकड़ कर झटका दिया। चट्टाक की आवाज़ आई और जानी का जिस्म मेरे कदमों में ढेर हो गया। इसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। मुझे ज़िंदगी की नापायदारी पे वहशत सी थी। इसने चंद मिनट पहले सोचा भी ना होगा कि इस कमरे में मौत इसकी मुंतज़िर है। मैंने इस पर एक तासुब भरी नज़र डाली और इसकी फटी हुई आंखें बंद कर दी। इसकी तलाशी लेने पर मुझे .45 का खौफनाक रिवॉल्वर और लंबे फल वाला एक चाकू मिला। इसके परस में $550 रुपये और $300 थे। किसी खूबसूरत लड़की की तस्वीर भी थी। मैंने इसका परस जू का तू इसकी जेब में डाल दिया। अलबत्ता रिवॉल्वर और चाकू अपने पास रख लिया। अगला मरहला इस इमारत से बाहर निकलने का था। वहाँ अगर कुत्ते ना होते तो शायद बाहर निकलना इतना मुश्किल ना होता, मगर कुत्तों की मौजूदगी ने खासी मुश्किल पैदा कर दी थी। खुशकिस्मती से मेरे पास अब भी बर्फानी चीते की चर्बी मौजूद थी। मैंने बाथरूम में जाकर जल्दी जल्दी वो चर्बी अपने चेहरे, कलाइयों, सीने पर मल ली। अब कम से कम कुत्ते मेरे नज़दीक नहीं आ सकते थे। ये गोया मेरे हाथ ऐसा नुस्खा लग गया था जो आइंदा भी मेरे काम आ सकता था। बस बर्फानी चीते की चर्बी का होना शर्त था। मैंने रिवॉल्वर का सेफ्टी केज हटाया और दरवाज़ा खोलकर मुख्तात अंदाज में बाहर निकल आया। कॉरिडोर सुनसान पड़ा था। जिस कमरे में से मैं निकला था इसकी कतार में 3 कमरे और थे। कमरों के सामने कॉरिडोर की छोटी सी दीवार थी। इसके बाद कोठी का वसी और इस लॉन था। लॉन के किसी गोशे से कुत्ते की गुर्राहटें सुनाई दे रही थी। मैंने एक मरतबा फिर चारों तरफ का जायजा लिया और फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ आगे बढ़ा। कॉरिडोर के इख्तिताम पर मुझे एक जीना दिखाई दिया। इसी वक्त मुझे सामने से एक आदमी आता दिखाई दिया। मैं फुर्ती से बैठ गया। अब मेरे और इसके दरमियान कॉरिडोर की छोटी सी दीवार हाइल थी। मैंने इस आदमी की नकलो हरकत देखने के लिए सर थोड़ा सा ऊपर उठाया। गेट लैंप की रोशनी में इस शख्स के साथ खौफनाक किस्म का एक कुत्ता देखकर मेरा दिल गोया उछल कर हलक में आ गया।
मैं किसी इंसान से तो निमट सकता था, मगर खूनख्वार कुत्ते से निमटना मेरे बस से बाहर था। फिर मुझे याद आ गया कि कुत्ता मेरे नज़दीक नहीं आ सका। मैंने आओ देखा न था, वो झुका झुका जीने की तरफ बढ़ा और 2 सीढ़ियाँ फलंगता हुआ ऊपर चला गया। मकान की इस मंजिल का भी वही नक्शा था। मैं वहाँ रुके बगैर फिर जीने की तरफ बढ़ गया और मजीद ऊपर पहुँच गया। इससे ऊपर खुली छत थी, वहाँ से आसपास का मंजर वाज़ेह था। कोठियों और बंगलों के मकीन अभी तक सो रहे थे। जहाँ मैं खड़ा था इसके अकब में खुला मैदान था। दाएं बाएं इस तरह की वसी और अरीज़ कोठियाँ थीं। मेरे पास वक्त बहुत कम था। मुझे फौरी तौर पर फैसला करना था कि मैं बाएं तरफ वाली कोठी में उतरूँ या दाएं तरफ वाली में। इस दौरान में कोई भी इस कमरे में दाखिल हो सकता था जहाँ मुझे कैद किया गया था। अपने साथियों की लाशें देखते ही वहाँ बहुत चाल आ जाता और वहाँ मौजूद एक एक फ़र्द मेरी तलाश में निकल पड़ता। कुत्तों की मदद से वो मुझे खरगोश की तरह तलाश कर लेते, क्योंकि चर्बी की बू पसीने की वजह से ज़ाइल हो जाती। मैं तुम्बाए तकदीर होकर दाएं तरफ वाली कोठी की तरफ बढ़ा। दोनों कोठियों के दरमियान तकरीबन 12 फीट का फासला था, मगर छतों की बुलंदी तकरीबन यकसान थी। अल्लाह का नाम लेकर मैंने जुस्त लगाई और दूसरी छत पर पहुँच गया। वहाँ से मैं सीढ़ियों के ज़रिए नीचे की तरफ पहुँच गया। कुत्तों का ख़तरा यहाँ भी था। इस कोठी का लॉन भी बहुत वसी और अरीज़ था। गेट के साथ ही चौकीदार का कमरा था, मगर चौकीदार इस वक्त भी गेट के पास स्टूल पर बैठा हुआ था। वो बैठा हुआ था इस वजह से इसकी जिसामत और कदो-कामत का अंदाज़ा नहीं हो रहा था, मगर इसने जो राइफ़ल कांधे से लटका रखी थी वो मुझे मारने के लिए काफ़ी थी। मैंने लॉन में निकल कर एक लंबा चक्कर लगाया और चौकीदार की पुश्त पर पहुंच गया। नज़दीक पहुंचकर मेरा ये अंदाज़ा गलत हो गया कि वो मुस्तैदी से चौकीदारी कर रहा है, क्योंकि बैठे ही बैठे बेखबर सो रहा था। इसके खराटों की आवाज़ काफ़ी फासले से मेरे कानों में आई। मैं इत्मीनान से आगे बढ़ा और अचानक चौकीदार की गर्दन को अपने बाएं बाजू के हल्के में जकड़ लिया। वो बुरी तरह तड़पा, मगर मेरा बायां हाथ इसकी नाक पर जम गया। एकदम वो बेहोश हो गया, मेरे बाजुओं में झूल गया। मैंने इसकी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और ताले पर तबाज़माई करने लगा। 5वीं कोशिश कामयाब रही। ताला एक झटके से खुल गया। मैंने आहिस्तगी से गेट खोला और फुर्ती से बाहर निकल गया। फिर मैं तेज़ी से एक सिमत रवाना हो गया। मुझे ये ख़तरा भी था कि सुबह के इस पहर अगर कोई पुलिस आ गई तो पुलिस वालों को मुतमईन करना मुश्किल हो जाएगा। वक़्त किसी सवारी के मिलने का तो इम्कान नहीं था, इसलिए पैदल ही बहुत तेज़ी से एक तरफ रवाना हो गया। इससे कम वक़्त में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ासला तय करने के लिए मुँह उठाए चला जा रहा था। तकरीबन 40 मिनट मुसलसल चलने के बाद मैं मेन रोड पर आ गया। मेन रोड पर आया तो एहसास हुआ कि मैं अभी तक डिफेंस के इलाके में ही हूँ। थोड़ी देर रुक कर मैंने फिर पैदल चलना शुरू कर दिया। सुबह के आसार नमदार हुए तो मैं गोरा कब्रिस्तान राउंड अबाउट तक पहुँच चुका था, मगर वो मसरूफ़ तरीन चौक इस वक्त सुनसान था। मैं वहाँ से सदर की तरफ चल पड़ा। अब मुझे इत्मीनान था कि फौरी तौर पर मैं दुश्मनों से दूर निकल आया हूँ। वहाँ मुझे खाली टैक्सी नजर आई। ड्राइवर शायद इसी इलाके में रहता था। वो टैक्सी लेकर इस तरफ जा रहा था। इन लोगों ने मेरी जेबों की रकम को भी नहीं छोड़ा था। मेरी जेबों में सारी रकम जूं की तूं थी। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, अगर सदर की बजाय तो मुझे होटल इंटरकॉन्टिनेंटल तक पहुंचा दो तब बहुत मेहरबानी होगी। मेहरबानी की इसमें क्या बात है, ड्राइवर जल्दी से बोला, आप हुक्म करें। मैंने हुक्म कर दिया। 10 मिनट बाद टैक्सी होटल के सामने खड़ी हो गई। मैं काउंटर क्लर्क को नींद से जगाकर अपने कमरे की चाबी ली और ऊपर पहुँच गया। मुझे नकद रकम की वजह से परेशानी थी, वरना मैं अब इस होटल का रुख भी ना करता। मैंने रकम निकालकर सूटकेस में डाली, फिर अपने कपड़े समेट कर चलने को तैयार हो गया। मैं सूटकेस लेकर एक मरतबा फिर काउंटर पर पहुंचा। काउंटर क्लर्क अब पूरी तरह मुस्तैद था। मैंने इससे बिल बनाने को कहा। इसने होटल के रजिस्टर में मेरा नाम और पता देखने के बाद मुझसे कहा, क्या इसी वक्त तशरीफ़ ले जाएंगे आप? हाँ, मैं अभी जाऊंगा, मुझे फ़्लाइट पकड़ना है। होटल का हिसाब बेबाक करने के बाद मैं वहाँ से निकल आया। अब फिर वो सवाल था कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर दिमाग ने यही फ़ैसला किया कि फ़िलहाल मुझे कराची छोड़ देना चाहिए। इस मरतबा मैंने बस के ज़रिए सफ़र करने का फ़ैसला किया। होटल ही से मुझे टैक्सी मिल गई। इसके ज़रिए मैं बोल्टन मार्केट पहुँच गया। वहाँ से बसें मुख्तलिफ़ जगह जाती थी। फौरी तौर पर लाहौर जाने वाली एयर कंडीशन कोच तैयार थी। मैंने इसी का टिकट लिया और बस में सवार हो गया। अचानक मेरी नज़र सामने वाली सीट पर पड़ी और मैं सन्नाटे में रह गया। वहाँ तैमूर बैठा था, वही तैमूर जो बॉस के ख़ास आदमियों में से था और जो बोट में मुझे छोड़कर बॉस के साथ फ़रार हो गया था। मैंने तेज़ी से लौटना चाहा, मगर तैमूर ने भी मुझे देख लिया। वो बिजली की सी तेज़ी से उठ खड़ा हुआ और मेरे पीछे लपका। मैं इस मौके पर किसी भी किस्म का हंगामा नहीं चाहता था। ये भी खदशा था कि बस में या आसपास इसके दूसरे साथ भी मौजूद हों, लिहाजा इस वक्त रुकने में नुकसान तो सरासर मेरा ही था। बस से उतरकर मैं दौड़ता हुआ एक गली में दाखिल हो गया। गली आगे से दाएं जानिब घूम गई थी। मैं दीवानावार इसी तरफ बढ़ा, मगर फिर ठटक कर रह गया। सामने तैमूर खड़ा था। मुझे याद आ गया कि वो इन्हीं गलियों में पल कर जवान हुआ है। इससे ज़्यादा भला इन गलियों को कौन जान सकता है। वो किसी दूसरे मुख्तसर रास्ते से सामने आ गया था। मेरे पास रिवॉल्वर मौजूद था, मगर मेरी कोशिश हत्ती उल मकान यही थी कि रिवॉल्वर इस्तेमाल न करूं। धमाके से वहाँ लोगों के ठठ लग जाते और लोग ज़रा सी देर में मुझे पुलिस के हवाले कर देते। मैं इस पर हमला करने वाला था कि तैमूर हाथ उठाकर बोला,
एक मिनट कामरान, इतनी जल्दबाजी मत करो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हूँ। ओह हूँ दोस्त, मैंने जहरीले लहजे में कहा। अगर कोई सांप ये दावा करे तो शायद मैं यकीन कर लूँ, मगर तुम और दोस्त, ये तो किसी तौर पर मुमकिन ही नहीं है। फालतू बातें छोड़ो, काम की बात करो। मुझे पकड़ के बॉस के पास ले जाओगे या यहीं ठंडा कर दोगे? मेरी बात सुनकर तैमूर हंसने लगा और बोला, ये तुम में इतनी इंकसारी कहाँ से आ गई? फर्ज करो मैं तुम्हें पकड़ कर बॉस के पास ले जाना चाहूँ तो क्या तुम चल दोगे मेरे साथ? मैंने कहा ना, आगे वक्त ज़ाया मत करो और काम की बात करो। मैंने उकता कर कहा, मगर इसकी तरफ से मोहतात भी रहा। वो यकीनी तौर पर मुझे बातों में उलझा रहा था। काम की बात यह है कि बॉस ने मेरी मौत के परवाने पर भी दस्तखत कर दिए हैं। इसने ड्रामाई अंदाज में कहा। क्यों? मैं चौंके बगैर न रह सका। तुम तो बॉस के खासुल खास आदमी थे, तुम पर तो वो बहुत भरोसा करता था। ये एक अलग कहानी है कामरान, तैमूर ने कहा। फिलहाल इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें तफसीली तौर पर सुना सकूं। इस वक्त तो ग्लोरिया की जान खतरे में है। क्या मतलब? मैं बुरी तरह चौंक उठा। ग्लोरिया को भला क्या खतरा हो सकता है? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसे हाई कमान के हवाले कर दिया। इसने हाई कमान को ग्लोरिया की गद्दारी की इतला दी है। इस पर इल्ज़ाम लगाया है कि इसने तुम्हारी मदद से तंजीम के इंतहाई सीक्रेट किस्म के कागजात चुराए और दूसरी पार्टी से इसका सौदा करना चाहती है। हेडक्वार्टर ने बॉस को इख्तियार दिया है कि ग्लोरिया से पूछगछ करो और वो इन कागजात के बारे में बताए या ना बताए, हर सूरत में इसे गोली मार दो। बॉस ने ग्लोरिया को 3 दिन की मोहलत दी है। इस दौरान में हेडक्वार्टर का कोई नुमाइंदा भी यहाँ पहुँच जाएगा। तैमूर ने तफसील से मुझे बताकर तवील सांस लिया। ग्लोरिया इस वक्त कहाँ है? मैंने पूछा। वो इस वक्त डिफेंस ही के एक बंगले में है, तैमूर ने जवाब दिया। अगर तुम वाकई मेरे दोस्त हो तो मुझे इस बंगले का पता बता दो, मैंने हिजानी अंदाज में कहा। ग्लोरिया ने कई दफ़ा मुझे मौत के मुंह से निकाला है, मैं भी इसे मौत के मुंह से निकालना चाहता हूँ। इस बंगले का पता तो मैं तुम्हें बता दूंगा, मगर तुम अकेले कुछ भी नहीं कर सकोगे, तैमूर ने कहा। मैं भी तुम्हारे साथ। नहीं तैमूर, मैंने इसकी बात काट दी। मैं इस पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। मुमकिन है बॉस ने मेरे लिए जाल फैलाया हो। तुम्हें शायद अब तक मुझ पर शुबह है, तैमूर ने अफसुर्दगी से कहा। होना भी चाहिए। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी कभी किसी पर भरोसा न करता। बस ये समझ लो कामरान कि इस दुनिया में मुझे अपनी माँ से ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं है। मैं इसी की कसम खाकर कहता हूँ कि अब मेरा बॉस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बस इतना ताल्लुक़ है कि इसके आदमी कुत्तों की तरह पूरे शहर में मुझे तलाश करते फिर रहे हैं। हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं कामरान। तुमने ये तो सुना होगा कि एक अकेला और 2 11 होते हैं। अब ये तुम पर मुनहसिर है कि मेरे खलूस से बड़े हुए हाथ को थामते हो या झटक देते हो। इसके लहजे में सच्चाई की झलक थी। मैं जानता था कि वो अपनी माँ से जुनून की हद तक मोहब्बत करता है। कम अज़ कम इसकी झूठी कसम नहीं खा सकता। मैंने चंद लम्हे सोचा, फिर अचानक इसे गले लगा लिया और उसने भी कहा कि आज के बाद जो तुम्हारा दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन होगा। तैमूर ने गर्मजोशी से मेरे दोनों हाथ थाम लिए। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ग्लोरिया को इनसे रहाई दिलवाऊँ। इसके लिए हमें बहुत सोच समझ कर मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी कामरान, तैमूर ने कहा। हमें जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करना चाहिए। यूँ भी हमारे पास 2 दिन हैं, इससे पहले वो ग्लोरिया को हलाक नहीं कर सकती। तो क्या हम इस इंतज़ार में हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे? मैंने कहा। वो बेशक ग्लोरिया को हलाक नहीं करेंगे, मगर इस दौरान में इस पर इतना तशद्दुद करेंगे कि वो इसके लिए बहुत बदतर होगा। कहते तो तुम ठीक हो, तैमूर पुरख्याल अंदाज में बोला, मगर तुम्हें ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो इस तरह खौफनाक लोग हैं। ख़ास तौर पर आजकल तो मुल्क के दूसरे हिस्सों और मुख्तलिफ मुल्कों से इस माफिया के बहुत कारकुन यहाँ पहुँच चुके हैं। लगता है कोई इंतहाई अहम काम दरपेश है। मैंने इनके यहाँ जमा होने का सबब मालूम करने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। इसकी वजह यही थी, तंजीम में अब मेरी वो पोजीशन नहीं रही थी। आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई थी जो बॉस तुमसे बदगुमान हो गया? मैंने इसी को खरीदा। जब हम लोग बोट पर थे तो बॉस ने कुछ कागजात मेरी तहवील में दिए थे। मेरा इरादा था कि बाद में इसे बॉस के हवाले कर दूंगा। इस वक्त तो हम सब अपनी जान बचाने की फिक्र में थे। बॉस ने यह भी कहा था कि फरार के वक्त कामरान को बोट पर मत छोड़ना, मुजाहमत करे तो बेदरेक गोली मार के समंदर में फेंक देना। बाद में जब इससे मुलाकात हुई तो इसने कागजात का मुतालबा किया। मैं कागजात का मुतालिया कर चुका था। इनमें मुझे ऐसी दस्तावेजात सबूत मिले कि मैं सन्नाटे में रह गया, जिनमें बिल्कुल वाज़ेह था कि मुल्क तोड़ने की मनसूबाबंदी की गई है। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मगर इतना बुरा भी नहीं हूँ कि अपनी माँ के सर से चादर ही उतार लूँ। इनका मकसद मुल्क को दुलख्त करना ही तो है। ये मुल्क, ये ज़मीन भी तो हमारी माँ है। इमरान, तैमूर जज्बाती हो गया। मैंने जब इस बात के सामने एहतजाज किया तो गज़बनाक हो गया। मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं इस काम में इसका साथ नहीं दे सकता। ना सिर्फ साथ नहीं दूंगा बल्कि इसकी मज़ाहमत भी नहीं करूंगा। इत्तफाक ये था कि इस वक्त बॉस तन्हा रह गया था। शायद इसी दिन मेरा काम तमाम हो जाता। इसने अचानक पिस्तौल निकाल कर मुझ पर फायर कर दिया, मगर मेरी ज़िंदगी बाकी थी। इसका निशाना चूक गया। फिर मैंने इसे दूसरा फायर करने का मौका नहीं दिया। ये तुम भी जानते हो कि बॉस जिस्मानी तौर पर मेरे सामने कुछ भी नहीं है, इसकी ताकत तो हम ही हैं। मैंने झपट कर इसे दबोच लिया। ये बॉस की खुशकिस्मती थी कि ऐन इसी वक्त
वक्त राना वहाँ गया। राना अकेला नहीं था, इसके साथ 4 आदमी और भी थे, इसलिए बॉस मेरे हाथों से बच गया। मुझे उजलत में वहाँ से फरार होना पड़ा। अब तुम्हारी तरह मैं भी काबिल गर्दन जनी हूँ। इसके आदमी कुत्तों की तरह मुझे तलाश कर रहे हैं। शायद बोलते बोलते थक गया था, इसलिए वो खामोश होकर सोचने लगा। ये कब का वाक़या है तैमूर? तवील खामोशी से उकताकर इसने कहा, ये कल रात का वाक़या है। इसके बाद से मैं पनाह की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ। और ग्लोरिया के बारे में क्या इतला है? जहाँ तक मुझे इल्म है, कल शाम को हाई कमान का कोई नुमाइंदा यहाँ आ रहा है। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, ग्लोरिया तो वडेरे अहमद बख्श के कब्ज़े में है, अब भी इसके कब्ज़े में है। वडेरा अभी तो तंजीम ही के काम कर रहा है। हाई कमान का वो नुमाइंदा कल यहाँ नहीं पहुँच सका। वैसे मुख्तलिफ ममालिक से तंजीम के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये मसला ग्लोरिया से ज़्यादा अहम है, इसीलिए हाई कमान ने बॉस को ग्लोरिया से पूछगछ करने के इख्तियार दिए हैं। यूँ ग्लोरिया को 3 दिन की मोहलत मजीद मिल गई है। ग्लोरिया भला क्या बताएगी? अहमद बख्श की तिजोरी तो मैंने खाली की है। मैंने कहा, इन लोगों का ख्याल है कि ग्लोरिया तुम्हारे मौजूदा ठिकाने से वाकिफ़ है। तुम्हारी बेपरवाही से इस पैड का एक सफ़ा इन लोगों के हाथ लग गया है जिस पर तुम और ग्लोरिया लिख कर बातें कर रहे थे। हाँ, इन्हें एक लड़की रूबी की भी तलाश है, वो भी शायद तुम्हारे साथ ही फरार हुई थी। रूबी तो खैर जहाँ भी है महफूज है। मुझे ग्लोरिया की फ़िक्र है। क्या बॉस या वडेरा जानता है कि तुम इनके इस ठिकाने से वाकिफ़ हो जहाँ इस वक्त ग्लोरिया को रखा गया है? नहीं, तैमूर ने पूरी यकीन अंदाज में कहा, यह तो मुझे भी इत्तफाक से मालूम हो गया था। इसका मतलब है कि वो लोग ठिकाना तब्दील नहीं करेंगे। अब हमें ग्लोरिया के लिए कुछ करना चाहिए। मेरे पास 2 आदमी ऐसे हैं जो इस काम में हमारी मदद कर सकते हैं। तैमूर ने कहा, इनका तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कई दफ़ा मैं इनकी मदद कर चुका हूँ, इसलिए वो मेरे एहसानमंद है। वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं? मैंने पूछा। इनमें से एक तो नॉर्थ कराची में रहता है और दूसरा मुलीर में। तैमूर ने जवाब दिया, हमें जो कुछ भी करना है जल्द से जल्द करना है। मैंने इस तरह भी कैफियत में कहा, वरना बॉस के आदमी इससे पहले ही हमें ठिकाने लगा देंगे। इतने बड़े शहर में हमें सर छुपाने को कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है। तुम भी शायद इस खौफ से कराची छोड़ रहे थे। मेरा लहजा तलख हो गया। नहीं, तैमूर ने पुर यकीन अंदाज में कहा, ये तो मुझे भी इत्तफाक से मालूम हो गया था, मगर अब तुम मिल गए हो तो हम डट कर इन लोगों का मुकाबला करेंगे। मेरे पास अभी 2-3 ठिकाने ऐसे हैं जहाँ हम यकसुई से बैठ सकते हैं। फिर वो चौंक कर बोला, मुझे लग रहा है कि तुम बहुत थके हुए हो। चलो मैं तुम्हें किसी महफूज जगह छोड़ दूँ, फिर अपने दोस्तों की तलाश में निकल जाऊँगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।